हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, एसएसटी से 60 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम जो आपको इस सेशन में आपको मिलने वाले दोस्तों, आपको 60 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये सिर्फ 60 प्लस क्वेश्चन ही नहीं दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों के अलावा भी आपको बहुत से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप इस सिंगल वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है आपके संडे के एग्ज़ाम जो आपका सीटेट का लगा हुआ है 7 जुलाई को, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और एक बात ये बता दें आपको कि ये सभी के सभी PYQs क्वेश्चन है, ठीक है। सीटेट में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, चाहे फिर आपका ऑनलाइन का एग्ज़ाम हो चाहे फिर ऑफलाइन का एग्ज़ाम हुआ हो सीटेट का। देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं या फिर 9 सदस्य हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 5 सदस्य हैं, ठीक है। आइए हम इसको फिर समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझा जाएगा तो दुनिया के 5 देश इस संगठन के स्थायी सदस्य हैं। वो कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और साथियों चाइना है। इनके अलावा 10 देश हैं जो आपके दोस्तों UNSC के अस्थायी सदस्य होते हैं और जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML का आपको बताना है कि विस्तृत रूप क्या है, मतलब कि आपको फुल फॉर्म बताना है दोस्तों किसका? HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाई नीड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या फिर हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, या फिर आपका हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए, ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर जो आपका वेबसाइट है, पेज है दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर है HTML। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बोमो हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? कांगो का है, दक्षिण अफ्रीका का है, नाइजीरिया का है या फिर सोमालिया का है, या फिर दोस्तों सोमालिया का है। बताइए आपका राइट आंसर सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसा कि आपका जवाब आ गया नाइजीरिया, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ बिल्कुल बताते चलिएगा। चलिए देखिए, आप ये देख सकते हैं, देखिए ये है आपका संगठन, ठीक है, सोमालिया का। ये आप सब देख सकते हैं, आपके लिए इसीलिए पिक्चर कटिंग लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको जो है चीज़ें अधिक समय तक याद रहें। चलिए देखिए, जो आपका बोमो हराम अफ्रीकी देश नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का आधिकारिक नाम जमाते एक हिली और सुनना और आपका क्या है? लीदावती वल जिहाद है, ठीक है। इसका मतलब आधिकारिक नाम दोस्तों ये है, ठीक है। बाकी हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोको हराम कहेंगे। चलिए अगला है आपका, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? चिपको आंदोलन से जुड़ी हैं, मैत्री आंदोलन से जुड़ी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, या फिर आपके पश्चिमी घाट आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सी जवाब आपका सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा साथ ही साथ समाज सुधारक हैं। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और इन्हें प्रभा पुरस्कार, महात्मा फुले अवार्ड और साथियों जन सेवा पुरस्कार आदि पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1992 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, SST में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को आखिर क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर लिया था, या फिर भारतीय लोगों के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण वापस लिया था, या फिर चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण वापस लिया था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना होने के कारण जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। आइए फिर कुछ डिटेल्स को हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फिर अगर इससे क्वेश्चन बने तो आपका छूटे ना क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे अपनी तरफ से। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया और यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना।
5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला देने की घटना से आहत होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी जानकारी दी जा रही है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग सेशन में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत सी आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है और ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQs हैं दोस्तों, पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं और अधिकतर आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये सब। ठीक है, जयप्रकाश नारायण या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर इंदिरा गांधी जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइएगा। बिल्कुल, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देख लिया जाए तो इसमें आपका सही जवाब जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे कि खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है या फिर 12 होती है, या फिर दोस्तों 12 होती है। बिल्कुल, कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। जैसे हम लोग खो खो अगर लिखना चाहें ना तो देखिए, जैसे कि मैंने दोस्तों, आप पहले 9 बना लीजिए, 9 बना लीजिए। हम आपको याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। जैसे आपने 9 बनाया, ठीक है, आपने जो खा बनाया ना, ये देखो ऐसे इस टाइप के हमने खो लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 9 बनाया और ये देखिए हमने खा लिखा और यहाँ पे आपका एक पा इधर लगा दिया, देखो खो 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 हो गया। ठीक है, खो खो शब्द में ही 9 छुपा हुआ है। ये ट्रिक किसको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ हो गई दोस्तों। ठीक है, देखिए, खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इसमें 2 पारियाँ होती हैं और प्रत्येक पारी में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, अगला है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है। तो कब लाई गई थी, किस ये साल में लाई गई थी, 1998 99 में, या फिर आपका 99 2000 में, या फिर 2000 2001 में, या फिर 2001 और 2002 के बीच में बताइएगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना की जो आपका योजना है दोस्तों, ये कब लाई गई थी। तो बिल्कुल ये आपकी लाई गई थी दोस्तों 1998 में और 99 के बीच में, 98 99 में लाई गई थी। ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ अप्रैल 1998 में हुआ था और इसका उद्देश्य किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के अंतर्गत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। चलिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, ये पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का आंदोलन किस स्थान पर किया गया था। अहमदाबाद में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, पुणे में किया गया था, या फिर दोस्तों चंपारण में किया गया था, या फिर चंपारण में किया गया था। बिल्कुल, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चंपारण में किया गया था। चंपारण में किया गया था कौन सा आंदोलन दोस्तों, तो सत्याग्रह का आंदोलन। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन है, यह चंपारण में किया गया था, यह तो आपको पता ही है, लेकिन कब किया गया था यह दोस्तों आंदोलन 24 फरवरी 1919 को किया गया था। 24 फरवरी 1919 को किया गया था। अगर आपसे ईयर पूछ लेगा तो भी आप बता देंगे, है ना। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, या फिर 20 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर साथियों दोस्तों मेरे 20 जनवरी को मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी को इसका जवाब पता ही है, 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स देखिए दोस्तों, एक जानकारी आपको लेकिन बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 14 सितंबर लगा देंगे, बट आपसे अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा दोस्तों तो ये आपका 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय पूछेगा तो 14 सितंबर और विश्व वर्ल्ड की बात कहेगा तो फिर 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु जो है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले जो है हम लोग 21 वर्ष में जो है वोटिंग कर सकते थे, बट इसकी एज घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आपका कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां था संशोधन, 44वां था संशोधन, या फिर 61वां था, और साथ ही साथ क्या था आपका, या फिर 79वां संविधान संशोधन था। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां, 61वां जो आपका दोस्तों संविधान संशोधन था, उसमें क्या हुआ, इसमें एज घटा दी गई थी। अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो दोस्तों, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो,
18 वर्ष का अगर वो हो गया, बालिग हो गया है, आप जो है वोटिंग कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी भारत में एक खाड़ी नहीं है। कौन सी हमारे इंडिया में एक खाड़ी नहीं है। कच्छ की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी नहीं है, अकाबा की खाड़ी नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जैसा कि नाम से ही आप जान गए होंगे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कौन सा, तो अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जानिएगा, अब जान लेते हैं दोस्तों आखिर फिर ये है कहाँ, अपने इंडिया में नहीं है तो फिर ये कहाँ पे है। देखिए अकाबा की खाड़ी भारत में नहीं है, ठीक है, तथा कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी यह दोनों अपने भारत में हैं। और देखिए अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सीनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और दोस्तों अरबी मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित एक बड़ी खाड़ी है। इस खाड़ी के किनारे पर चार देश तटस्थ हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, मिस्र है और आपका इजराइल है और जॉर्डन है, साथ ही साथ सऊदी अरब भी है। चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप अजेय योद्धा का लेखक कौन है। महाराणा प्रताप अजेय योद्धा का लेखक कौन है। ये आपके एच.एम. प्रवीण जी हैं, या फिर रीमा आहूजा हैं, या फिर अरुंधति राय जी हैं, या फिर आपका सीमा आहूजा हैं, या फिर दोस्तों सीमा आहूजा हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रीमा आहूजा। रीमा आहूजा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, राणा प्रताप जो आपके महाराणा प्रताप जी हैं, इनका अजय योद्धा कौन है, लेखक अजय योद्धा का लेखक कौन है दोस्तों, तो रीमा आहूजा हैं। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों क्या था, बिल्कुल चेतक था, ठीक है, चेतक। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है दोस्तों, या फिर आयरलैंड से लिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा, जो आपका कानून के समान संरक्षण है दोस्तों, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा वाक्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएसए, अमेरिका। चलिए देखिए, कानून के समान आपका जो है दोस्तों, कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका की राजधानी दोस्तों कौन सी है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों, ये अमेरिका की क्या है, राजधानी है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आपका न्यायालय होता है दोस्तों, इसमें कितने जज होते हैं बताइएगा। 22 जज होते हैं, 33 जज होते हैं, 35 जज होते हैं, या फिर 15 जज होते हैं, या फिर 15 जज होते हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 15 जज होते हैं दोस्तों। कितने, 15 जज होते हैं, ओनली 15 जज होते हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों 15 जज होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो जिसको हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम लोग ICJ भी कहते हैं, ICJ की स्थापना दोस्तों 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो आपका हेग का है दोस्तों, नीदरलैंड में है। इसके पीस पैलेस में स्थित है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको दे दी गई दोस्तों। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका तो नहीं छूटने वाला है ना। और भी जानकारी चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह जो है दोस्तों, यह एकमात्र संस्थान है जो आपका न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है दोस्तों। यह न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। किसके बीच दोस्तों, तो राष्ट्रों के बीच में यह कानूनी विवादों को सुलझाता है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और जो भी जितने हमारे देश हैं अगल बगल, उनको ये विवादों को सुलझाता है। और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों के द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। इसमें दोस्तों कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल हैं, 193 देश शामिल हैं। आइए सारी की सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, ठीक है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलती है, गुजरात से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश MP से निकलती है, बताइएगा। जो आपकी नर्मदा नदी है दोस्तों, यह किस राज्य से निकलती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है, एमपी से निकलती है नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है और तथा नर्मदा नदी सभी नदियों से उल्टा बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है दोस्तों। कहाँ से इसका उद्गम स्थल, बेसिकली ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो अमरकंटक से निकलती है और यह सभी नदियों से उल्टा बहती है। चलिए, उल्टा का मतलब ये दोस्तों, सभी नदियाँ इधर बैठती हैं तो यह नदी इधर बैठती है। अपने प्यारा भारत जैसे कि अगर बनाया जाए दोस्तों, अगर हम अपना प्यारा भारत बनाना चाहें दोस्तों कुछ इस प्रकार से, तो जो यह नदी दोस्तों, यह नदी हमारे इधर ऐसे बहती है, ऐसे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यह पूछा गया है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में है, तमिलनाडु में है दोस्तों, या फिर कोलकाता में है, या फिर दोस्तों कटक उड़ीसा में है। कटक आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, बताइएगा। कटक आपका सिचुएटेड है उड़ीसा में, बताइएगा इसमें आपका भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो चावल अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये आपका कहाँ है, आपका हैदराबाद में है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। देखिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, ये आपका कटक उड़ीसा में है। ये दोस्तों फिर कहाँ पे है, ये आपका कटक। अगर भारतीय पूछेगा दोस्तों भारत का, तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रीय लगा देगा दोस्तों, तो आपको क्या जवाब देना है, तो आपको कटक जवाब देना है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसीलिए हम दोनों पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, भगवान करे आपका एग्ज़ाम निकल जाए, भोलेनाथ की कृपा से आपका एग्ज़ाम निकल जाए दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए किस शहर में दोस्तों यह नियम जो है चालू हो गया है। भारत सरकार ने 2025 तक क्या किया है कि टीबी को मुक्त करने का एक फैसला लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस शहर में यह नियम जो है लागू हो गया है। गांधीनगर में, लखनऊ में, वाराणसी में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर दोस्तों नई दिल्ली में। बिल्कुल, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका नई दिल्ली, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी, नई दिल्ली। देखिए भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए दोस्तों यह नियम दिल्ली में शुरू कर दिया है, क्योंकि अधिकतर बेसिकली जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं वो दिल्ली से ही शुरू होती हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा को सबसे पहले किस स्थान पर दफनाया गया था। गोवा में दफनाया गया था, पश्चिम बंगाल में दफनाया गया था, उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था दोस्तों, या फिर केरल में दफनाया गया था, या फिर दोस्तों केरल राज्य में दफनाया गया था। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, केरल में। ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए वास्को डी गामा को सबसे पहले केरल के कोच्चि में दफनाया गया था, लेकिन उनके अवशेष जो हैं दोस्तों 1539 में पुर्तगाल वापस लाए गए थे। ठीक है, कब, 1539 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होती है, आपको बताना है माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, यूग्लिना में नहीं होती है, या फिर आपका सीलेंट्राटा में नहीं होती है, या फिर पैरामीशियम में नहीं होती है। कोशिका भित्ति दोस्तों कहाँ पे नहीं होती है, तो बिल्कुल कहाँ नहीं होती, आपको माइकोप्लाज्मा में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बता दिया जाए तो वही चीज़ लिखी है, माइक्रो जो आपका माइकोप्लाज्मा है दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। आइए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत का, तो इसके लिए आपकी अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, क्या आप बन सकते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए तब बन सकते हैं, 21 वर्ष की हो तब बन सकते हैं, 25 वर्ष की हो तब बन सकते हैं, या फिर आपकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए तब आप बन सकते हैं, बताइएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक, अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप भारत के जो हैं क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
प्रधानमंत्री पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का होना आवश्यक है और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है जो दोस्तों ये 25 वर्ष है और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष है। अतः भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आपकी अपेक्षित न्यूनतम आयु दोस्तों ये कितनी है, 25 वर्ष है। चलिए अगला है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी को, BR अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों, या फिर BN राव को, बिल्कुल इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए भारत के संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है और यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे दोस्तों, ठीक है, और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप में संविधान का प्रारूपण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर है। ये कहा गया है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे, या फिर मंदाकिनी नदी के किनारे दोस्तों, या फिर आपके भागीरथी नदी के किनारे, या फिर दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका जवाब जाएगा मंदाकिनी नदी, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदाकिनी नदी। आइए देखिए जो आपका केदारनाथ है दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों ये जो है भगवान शिव को समर्पित हैं दोस्तों। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश दोस्तों किस समिति ने की थी, राज समिति ने की थी, राज मन्नार समिति ने की थी, दत्त समिति ने की थी, या फिर कोठारी समिति ने की थी, कोठारी समिति ने की थी। जी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोठारी समिति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब हम लोग जानते हैं त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश दोस्तों कोठारी समिति ने की थी और कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में की थी। कब की थी दोस्तों, 1964 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर ये पूछा गया आपसे कि राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है, कितने सदस्यों को जो है ये मनोनीत करते हैं बताइएगा राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा में नहीं पूछा गया है, राज्यसभा में पूछा गया है। बिल्कुल देखिए 2 लोगों को करते हैं, 12 लोगों को करते हैं, 10 लोगों को करते हैं, या फिर 14 लोगों को करते हैं, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। चलिए अगला 26 नंबर है, ये कहा गया है कि दांतों के अध्ययन को कहा जाता है दंतोलॉजी, या फिर आपका हिस्टोलॉजी, या आपका ओरिएंटोलॉजी दोस्तों, या फिर ओडोंटोलॉजी बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दांतों के अध्ययन को दांतों की टीथ की स्टडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो जी बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। चलिए अगला वही चीज़ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां पशु चरण का कार्य करती हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी जातियां हैं जो पशु चरण का कार्य करती हैं। बोरो है आपका, या फिर मसाई है, या फिर आपका पिग्मीज है दोस्तों, या फिर एक्सकिमो है, या फिर आपका एक्सकिमो हो जाएगा। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा बी मसाई आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे जानते हैं हम लोग, देखिए मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। यह घुमक्कड़ पशु चारे के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर है, ये कहा गया कि ज्वालामुखी के अप आकार के मुख को कहा जाता है, ठीक है, कप जो आपका कप होता है ना, कप आकार के मुख को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे, क्रेटर कहेंगे, या फिर आपका सिंडर शंकु कहेंगे, या फिर दोस्तों सिंडर शंकु कहेंगे। तो बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका क्रेटर हो जाएगा। क्या कहेंगे दोस्तों, क्रेटर कहेंगे।
यहाँ पे हम लोग जानते हैं। देखिए ज्वालामुखी के क्षेत्र के ऊपर स्थित गर्त को हम लोग क्रेटर या फिर ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्रायः क्रेटर जो है दोस्तों कीपाकार होता है, ठीक है, मतलब कीप के आकार का होता है, जिनका ढाल शंख पर आधारित होता है और इसमें उनका निर्माण होता है। चलिए आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका से ली गई है, जापान से ली गई है, पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, या फिर दोस्तों आयरलैंड से ली गई है या फिर आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो दोस्तों प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये आपके अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए जानते हैं। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति किसने प्रारंभ की है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ की है, महात्मा गांधी ने प्रारंभ की है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने प्रारंभ की है दोस्तों, या फिर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ की है, प्रारंभ की है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। चलिए अब देखिए एक 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिली पॉइंट शब्द किसके साथ जुड़ा है। सिली पॉइंट जो आपका शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या पूछा गया था कि सिली पॉइंट जो आपका वर्ड है, शब्द है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। शतरंज से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, या फिर दोस्तों क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, या फिर साथियों दोस्तों मेरे क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, बताइएगा आप। तो बिल्कुल दोस्तों जो आपका सिली पॉइंट है ना, ये कहाँ से जुड़ा है, ये आपका क्रिकेट से जुड़ा है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक प्लेस होता है, ठीक है, एक स्थान होता है जहाँ पे सिली पॉइंट में जो है फील्डर को लगाया जाता है, ठीक है। देखिए सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट के साथ जुड़ा है तथा गली पॉइंट व चाइना मैन शब्द भी आपका क्रिकेट से जुड़ा है। जब अगर गली पॉइंट पूछ लिया जाए या फिर चाइना मैन शब्द पूछ लिया जाए दोस्तों, तो वह भी आपका क्रिकेट ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है, ये पूछा गया कि प्रकाश पादुकोण का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। प्रकाश पादुकोण का नाम जो है दोस्तों किस खेल, आपको वो खेल बताना है। टेबल टेनिस से जुड़ा है, टेनिस से जुड़ा है, क्रिकेट से जुड़ा है, या फिर बैडमिंटन से जुड़ा है, या फिर दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ा है। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों नंबर दिलाएगी। यकीन मानिए इस एक वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे मिलने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बैडमिंटन। देखिए यहाँ पे जानिएगा कि प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। वे कर्नाटक के रहने वाले हैं, वे दोस्तों कर्नाटक के रहने वाले हैं। चलिए आइए देखिए 33 नंबर में पूछा है कि संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है। रूस है, यूएसए है, मतलब अमेरिका है, या फिर चाइना है दोस्तों, या फिर भारत है। पूरे संसार की बात कहिए, रेलों का जो आपका मकड़ जाल फैला हुआ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है, किस देश में फैला हुआ है। देखिए वो आपका कहाँ है दोस्तों, वो आपका यूएसए में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट आपका अमेरिका में है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ये अमेरिका का रेल नेटवर्क है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2,50,000 किलोमीटर है और इसमें से यात्रियों के लिए सिर्फ 35,000 किलोमीटर हिस्सा यात्रियों के लिए, बाकी का करीब 80% हिस्सा दोस्तों फ्रंट लाइनों का है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। पंजाब का किया गया था, तमिलनाडु का किया गया था, पश्चिम बंगाल का किया गया था, या फिर आंध्र प्रदेश का किया गया था। बताइएगा इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। भाषा के आधार पर बताना है आपको कि सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत के सर्वाधिक
क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए। तो देखिए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, किसका दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। ठीक है, देखिए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आए हुए थे एसएसटी में। बताइएगा, हैदराबाद में है दोस्तों, चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, या फिर नई दिल्ली में है? पीएनबी जिसे हम लोग कह सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ है? ये आपका अमृतसर में है। ठीक है, जैसा कि नाम में है तो आपका वहीं पे ही होगा इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? अमृतसर। अगला है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? बताइएगा, मुगल काल की दोस्तों राजभाषा कौन थी? आपकी उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, या फिर फ़ारसी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, या फिर दोस्तों फ़ारसी थी? राजभाषा क्या थी आप मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? बिल्कुल ये आपकी दोस्तों फ़ारसी भाषा थी। ठीक है, फ़ारसी भाषा थी, आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हैजा या फिर दोस्तों हैजा या फिर कॉलेरा जो है यह जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइएगा, रॉबर्ट कोच ने की थी, या फिर हैंसन ने की थी दोस्तों, या फिर आपका रेने लैनेक ने की थी, या फिर ड्रेसर ने की थी, या फिर दोस्तों ड्रेसर ने की थी? हैजा जिसे हम लोग कॉलेरा कहते हैं, इसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, या फिर तुर्की को कहा जाता है? या फिर साथियों तुर्की को कहा जाता है? देखिए दोस्त मेरे, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, डी। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, या फिर प्रधानमंत्री जी को देंगे, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, या फिर राज्यसभा के सभापति को देंगे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष का पूछा है आपसे, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष किसको देंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, टार्टरिक एसिड बनता है, या फिर आपका ब्यूटिक एसिड बनता है? या फिर दोस्तों ब्यूटिक एसिड बनता है, या फिर ब्यूटिक एसिड बनता है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध दही से, तो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगर साथियों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स और दोस्तों में। चलिए, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? हाइड्रोमीटर में, लैक्टोमीटर में, थर्मामीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? देखिए, दूध की शुद्धता का मतलब ये होगा कि हम उसमें चेक करते हैं कि पानी कितना मिला हुआ है। तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। ठीक है, इससे सब कुछ निकल आता है, फैट कितना है दोस्तों, ठीक है, क्रीम कटी है कि नहीं कटी है, वो सारी जानकारी। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जो मनसबदारी प्रणाली थी दोस्तों, इसको किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने प्रारंभ किया था, अकबर ने प्रारंभ किया था, या फिर जहांगीर ने प्रारंभ किया था, या फिर बाबर ने प्रारंभ किया था? बताइए। बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब जाएगा अकबर ने किया था। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली की जो आपकी व्यवस्था है दोस्तों, ये किसने प्रारंभ की थी? तो आपके अकबर जी ने की थी, अकबर ने की थी। चलिए अगला है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों पकता है दोस्तों? क्योंकि इसमें भाप निकल जाती है इस वजह से, या फिर इसमें ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता है, या फिर उच्च दाब चावल के दानों को कड़ी परत का दलन कर देता है, या फिर उच्च दाब जो है वह जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, या फिर उच्च दाब जो है यह जल के क्वथनांकों को बढ़ा देता है? तो जी बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उच्च दाब जो है ये जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है कि
ये 12 नंबर है, ये पूछा है कि स्मॉग किसका मिश्रण है। आखिर स्मॉग जो है दोस्तों, ठीक है, ये किससे मिलकर बना है होता है। ठीक है, स्मॉग भाई आपका धुंध कोहरा हो गया, वायु तथा जलवाष्प का ये मिश्रण है, या फिर जल और धूम्र स्मोक का मतलब कि आप मिश्रण है, या फिर अग्नि और जल का मिश्रण है दोस्तों, या फिर आपका धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, या फिर धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। बताइए स्मॉग किसका मिश्रण है, ये किससे मिलकर बनता है स्मॉग। बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा दोस्तों क्या, ये आप दोस्तों धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। ठीक है, स्मोक और कोहरे का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति दोस्तों कब हुई है। 1935 में हुई है, 1917 में हुई है, 1989 में, 1899 में हुई है, या फिर 1915 में है, या फिर दोस्तों 1915 में हुई थी। बताइए। देखिए बोल्शेविक क्रांति दोस्तों कब हुई थी, तो बिल्कुल ये आपकी हुई थी 1917 में दोस्तों। कब हुई थी, 1917 में, 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बैटरी में दोस्तों किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। ये पूछा गया था कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। विक्टोरिया जलप्रपात है, या फिर आपका नियाग्रा जलप्रपात है, या फिर एंजल जलप्रपात है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये जाएगा नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन और भारत सरकार दोनों की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। भारत और भारत सरकार दोनों की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं, या फिर ग्रे बुक के नाम से जानते हैं, या फिर वाइट पेपर के नाम से जानते हैं, या फिर आपका ज्वाइंट पेपर के नाम से जानते हैं, या फिर ज्वाइंट पेपर के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, ज्वाइंट पेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। जो आपका देखिए दोस्तों, जो आपका सांडों को वश में करने का एक खेल होता है, इसे हम लोग जलीकट्टू कहते हैं। इसे हम लोग दोस्तों जलीकट्टू कहते हैं। यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। केरल राज्य में है, कर्नाटका राज्य में होता है, या फिर आपका तमिलनाडु राज्य में होता है दोस्तों, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। बताइएगा। तो देखिए ये जलीकट्टू दोस्तों कहाँ पे होता है, ये आपका होता है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यह तमिलनाडु राज्य में होता है। चलिए इसमें एक दूसरे सांडों की लड़ाई होती है। चलिए अगला है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। बाघ का मतलब हो गया टाइगर। ठीक है, बाघ को हम लोग टाइगर कहते हैं दोस्तों, लायन नहीं कहते हैं। ठीक है, लायन नहीं कहते हैं, बाघ को हम लोग टाइगर कहते हैं। बताइएगा, टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। हिरण था, गैंडा था, शेर था, या फिर नीलगाय थी, या फिर नीलगाय थी। बताइएगा इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शेर था। ठीक है, पहले हमारा राष्ट्रीय जो पशु है दोस्तों यह शेर था। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लायन कहेंगे। पहले दोस्तों लायन था, बट अब क्या है, टाइगर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए गलत नहीं करना है आपको गलत करना ही नहीं है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसरो का संक्षिप्त रूप है, आपको बताना है ISRO। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए इसरो का संक्षिप्त रूप तो दोस्तों मेरे क्या होता है।
बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में इंडियन होता है, इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला 20 नंबर है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। आपको बताना है कि आखिर हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है। प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर विटामिन होता है, या फिर दोस्तों विटामिन होता है। कहते नहीं है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ठीक है। तो आखिर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आखिर शरीर में क्या कम हो गया। प्रोटीन कम हो गया, वसा कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। बिल्कुल दोस्तों प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपका प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको जो है पनीर खाते रहना चाहिए, ठीक है। पनीर है, दाल है, और आपको हरे पत्तेदार सब्जियां हैं दोस्तों, ठीक है, सोयाबीन है, ये सब कुछ आपको खाते रहना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपका अंडा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाते रहना चाहिए। चलिए अगला है, इंडिका के लेखक कौन है, बताइएगा। इंडिका के लेखक कौन है। चाणक्य हैं, मेगस्थनीज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, या फिर कालिदास हैं, या फिर दोस्तों कालिदास हैं। इंडिका के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आप सभी को जैसे कि पता ही है इंडिका के लेखक कौन है, बिल्कुल मेगास्थनीज है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला में जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल करते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर दी जाती है इनकी नियुक्ति, या फिर राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, बताइएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, बताइएगा। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, या फिर लाला लाजपत राय ने कहा था, या फिर महात्मा गांधी जी ने कहा था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SST में, सीटेट के एग्जाम में। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट कहा था। अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। केपलर ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था, या फिर न्यूटन ने किया था, या फिर दोस्तों न्यूटन ने किया था। बताइएगा बिग बैंग सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था। तो बिल्कुल किसने किया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इकोटोन, ठीक है, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। आपका एज प्रजातियां कहलाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं, या फिर आपका एंडेमिक प्रजातियां कहलाती हैं, या फिर आपका फोस्टर प्रजातियां कहलाती हैं। देखिए टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है, बस 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बाद। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं दोस्तों। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग दोस्तों एज प्रजातियां कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एज प्रजातियां कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। जो आपका साइबेरियन सारस है दोस्तों, यह किस नेशनल पार्क में आता है। केवलादेव नेशनल पार्क में आता है, मानस नेशनल पार्क में आता है, दुधवा नेशनल पार्क में आता है, या फिर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है, बताइएगा। साइबेरियन सारस जो है यह किस नेशनल पार्क में आता है। ये देखिए आता है आपका केवलादेव नेशनल पार्क में, ठीक है, ये आपका आता है दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क में। दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है दोस्तों, ये आपका यूपी में है, ठीक है, यूपी के लखीमपुर खीरी ज़िले में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। 1 प्रकार की चट्टान होती हैं, 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, या फिर 4 प्रकार की चट्टानें होती हैं, और उनके नाम भी बताने हैं। दोस्तों कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो देखिए आपको बता दें दोस्तों कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो पहली आपकी चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है दोस्तों, पहली आपकी होती है आग्नेय चट्टान। दूसरी आपकी होती है अवसादी चट्टान, ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी होती है, ये आपकी अवसादी चट्टान होती है।
और तीसरी आपकी दोस्तों कौन सी चट्टान होती है, ये आपकी होती है दोस्तों कायांतरित चट्टान। ठीक है, कौन सी कायांतरित चट्टान होती है। तो यही 3 प्रकार की जो है चट्टानें पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ यही 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है 28 नंबर की, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। भारत में दोस्तों बताना है कि टाइगर रिजर्व जो है ये किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज़्यादा। आपको पता ही है इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों, सबसे ज़्यादा टाइगर आपको एमपी में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ है, 1969 में, सॉरी 1699 में, या फिर 1757 में, या फिर 1707 में, या फिर 1815 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों बताइएगा। तो देखिए ये कब पारित हुआ था दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन ये आपका पारित हुआ था 1707 में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1707 में। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये पूछा गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे हम लोग एनजीटी कहते हैं, ठीक है एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। जस्टिस ए नायडू थे, या फिर जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे, या फिर जस्टिस मार्कंडे काटजू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन तो आपका है नहीं। ठीक है, आप बताइएगा सबसे पहले एनजीटी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो देखिए वो कौन थे, बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट आंसर, जस्टिस लोकेश सिंह थे। ठीक है, जस्टिस लोकेश सिंह थे। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका जो है दोस्तों पेपर बहुत ही शानदार जिंदाबाद जाए, और आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो।